हेलो दोस्तों, आज की 12th हिस्ट्री अर्थात इतिहास के क्रेश कोर्स वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्रेश कोर्स जो कि हिस्ट्री का है और हिस्ट्री का पार्ट 1 है और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर हैं। ठीक, जो कि हम आप लोगों को बता दिए थे 25 दिसंबर से क्रेश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज ही 25 दिसंबर और आज ही क्रेश कोर्स का फर्स्ट जो कि चैप्टर आ गया है, अर्थात चैप्टर नहीं पार्ट 1 इसको बोल सकते हैं। तो जो कि क्रेश कोर्स आ गया है तो बढ़िया तरीके से देखिए, मन लगाकर अच्छे तरीके से देखिए। ठीक, तो ये हिस्ट्री अर्थात 12th इतिहास का जो कि क्रेश कोर्स का पार्ट 1 है, ठीक ना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी इसमें क्वेश्चंस है और इसमें हम 50 क्वेश्चन डाले हैं ऑब्जेक्टिव का और 50 क्वेश्चंस रहेगा, उसके साथ एक जो कि होमवर्क आपको दिया जाएगा और उस होमवर्क का आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक ना। तो उस होमवर्क का जवाब कहाँ देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चन प्लस एक SW अर्थात होमवर्क रहेगा जो कि एक सेट में, और ये सेट आपको लगभग 5 सेट हम देंगे, ठीक ना। 5 ऑब्जेक्टिव सेट देंगे और सब्जेक्टिव का अलग से देंगे, ठीक ना। तो सब्जेक्टिव का अलग क्रेश कोर्स रहेगा और ऑब्जेक्टिव का अलग रहेगा, ठीक ना। तो ये 5 ही देंगे, अर्थात कहने का मतलब एक सेट में 50 क्वेश्चन होता है तो 5 सेट देंगे तो उसमें 250 क्वेश्चन रहेगा। और उस 250 क्वेश्चन में से आपको ही जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चन 250 में से ही आएगा, ठीक ना। कहने का मतलब इस 50 क्वेश्चन को लाने के लिए ये देखना होगा, यदि पूरा 250 सेट हम डालेंगे, 5 जो कि पार्ट 5 डालेंगे 5 तक, लेकिन यदि आप उतना ही देख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आ जाएगा। और 50 में से एक नंबर भी कहीं से भी कटने वाला नहीं है, एक नंबर भी नहीं कहीं से कटेगा, पूरा 50 में 50 आएगा। और सब्जेक्टिव भी देखते हैं, टोटल मिला के आपको बात करूँ तो 95 प्लस यदि मेरा वीडियो देख लेते हैं 95 हिस्ट्री में नंबर नहीं आएगा कि कितना ख़राब नंबर रहेगा। सब्जेक्टिव की बात करें कितना ख़राब रहेगा तो 40 नंबर आँख बंद करके सब्जेक्टिव में देगा, ठीक ना। तो इसलिए कहने का मतलब जो आप मेरा जो भी वीडियो देखिएगा और 95 प्लस मार्क्स नहीं आएगा, और ईमानदारी से पूरा वीडियो देखिएगा, और नहीं आएगा तो उसके बाद आप हमें बोल सकते हैं, क्योंकि 2020 में हम करवाए थे जाकर, 2020 का भी आप जाकर ज़रूर जाकर चेक कर सकते हैं कितना आया था, उसमें भी बताए थे, ठीक ना। वहाँ तक तो हम एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 घंटा पहले 80 क्वेश्चन देते तो 80 क्वेश्चन में से जो कि 60 क्वेश्चन में से 57 क्वेश्चन आ जाता था मेरा। तो कहने का मतलब देखिए 57 क्वेश्चन जब आ जाता था तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना सक, मतलब 250 क्वेश्चन देगा, 250 क्वेश्चन में से भाई आंख बंद करके आएगा, ठीक ना। तो क्रेश कोर्स का जो भी वीडियो है ज़रूर देखा कीजिए और प्लीज़ सभी जगह शेयर कीजिए। हमें इस वीडियो को बनाने में, तैयार करने में 4 घंटा प्लस लगा, ओनली पीडीएफ बनाने, वीडियो बनाकर उसको डालते डालते पूरा 7 घंटा प्लस चला गया, ठीक ना। तो 7 घंटा एक क्रेश कोर्स का वीडियो बनाने में लगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 60 घंटा हम आप लोगों के लिए बस एक वीडियो के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मेहनत भी समझा कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इस पे लगभग आपको 1K आप लोग के लिए हैं। आप लोग कैसे भी इस वीडियो पर 1000 व्यूज़ इस पर दिलाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, यदि आप व्यूज़ पर आएंगे तो आप हम यहाँ पर मुझे लगेगा कि आप लोग भी मेरे लिए कर रहे हैं, तो हम भी मेरा मन खुद करेगा कि आप लोगों के लिए और करें। तो मुझे यहाँ पर जितना जैसे हम आप लोगों को खुश करते हैं इसी तरह मुझे भी खुश करना होगा। तो यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक। तो चलिए, जो कि हिस्ट्री क्रेश कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है, और इस चैनल पे यदि अभी न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर अभी ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी जगह प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर चले हैं और इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले थे, इसका हम जो कि ऑब्जेक्टिव ही सभी चैप्टर बाय चैप्टर से कराए हुए हैं। यदि आप नहीं देखें तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा, वहाँ इसका ऑब्जेक्टिव को ही सब्जेक्टिव की तरह समझाए हुए हैं, तो वहाँ अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो यदि वह वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ आई बटन में यहाँ पर डाल देंगे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो जाकर प्लीज़ जल्दी से जाइए, वहाँ देखिए पहले।
और बाकी वह भी नहीं दिखेगा तो यहाँ पर जो की देंगे क्वेश्चन उसका हम उतना डिटेल नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसका जो भी 1 2 3 4 जो भी ABC होगा उसका करेक्ट आंसर बताते चले जाएंगे। यदि हम सभी का सब्जेक्टिव की तरह समझाएंगे तो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में समझाने में लगभग 1.5 से 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। 1.5 से 2 घंटा आप देखेंगे नहीं देखेंगे, इसलिए इसका सही से जल्दी बनाएं, मतलब कि बताते हुए चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला बोला सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन बी लगा देना, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी में, तो पहला का ऑप्शन बी लगाना है। 2 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण, ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी है 18 होगा पुराणों की संख्या। उसका 3 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ठीक ना, 3 नंबर क्या बोला है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य का, ऑप्शन सी सत्य का, ऑप्शन डी अपरिग्रह का। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा जो कि ब्रह्मचर्य का, ऑप्शन बी होगा। और जो भी क्वेश्चन हम इस पर दे रहे हैं एग्जाम में कभी न कभी जरूर पूछा गया। हम इसमें 2001 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सभी का इसमें डाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है। नहीं याद होता हो तो उसको रटना है, ठीक ना। जैसे भी याद कीजिए पर उसको याद करना है, तो उसको याद करके ही छोड़ना है। और एक दिन में हम 1 सेट देते हैं तो 1 सेट को भी याद करना है। बात समझ रहे हैं ना? 1 सेट दिए तो उस 1 सेट को याद कीजिए अच्छे तरीके से। हम 50 ही क्वेश्चन याद कीजिए, 50 क्वेश्चन याद करना तो बहुत सिंपल बात है, तो आसानी से याद कर सकते हैं। इसको कॉपी में नोट करना है। अब मान लीजिए कॉपी में नोट करना है, अब जैसे कॉपी में नोट करते हैं तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, ये क्वेश्चन होगा। और इसका आंसर बस ओनली ब्रह्मचर्य, आंसर लिखकर ब्रह्मचर्य लिख देना है, बाकी 3 ऑप्शन नहीं लिखना है, ठीक ना। उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और उसको कॉपी में नोट करने से क्या फ़ायदा होगा? कॉपी PDF मिलेगा ही, लेकिन कॉपी में नोट करने से फ़ायदा क्या है? बार बार PDF मोबाइल से देखने में, मोबाइल पर देखिएगा तो किसी का नोटिफिकेशन होगा, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कुछ डिजिटल मतलब यूट्यूब पर वीडियोज़, अलग वीडियोज़ देखने का मन करेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको कॉपी में नोट करना है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। 250 क्वेश्चन तो ही नोट करना पड़ेगा, एक दिन में 50 क्वेश्चन ही नोट करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, लास्ट टाइम है। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर, जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए जनपद का बोला शाब्दिक अर्थ होता है, तो सबसे पहले जो जनपद है इसका जन मतलब जनता, पद मतलब कि स्थान, ठीक ना। जन मतलब जनता व्यक्ति और पद मतलब स्थान। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जहाँ लोग अपना घर बनाते, ऑप्शन बी जहाँ लोग मवेशी रखते, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा। होता है सबसे बेटर जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, और ये भी होगा जहाँ लोग अपना मवेशी, लेकिन कम आता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ए और बी दोनों लगा देना। जनपद का अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं और जहाँ लोग अपना मवेशी रखते हैं, ऑप्शन सी लगा देना, ठीक। तो यहाँ पे जनपद का जो कि 4 का ऑप्शन सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, शेख मीनुद्दीन की दरगाह स्थित है कहाँ? शेख मीनुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मीनुद्दीन की दरगाह जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। भारत के राजस्थान में अजमेर में शेख मीनुद्दीन की दरगाह स्थित है। 5 का ऑप्शन ए। चलते हैं 6 नंबर, दामिन इको का मतलब क्या होता है? भूभाग, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी उपाधि, ऑप्शन डी घोड़ा। तो दामिन इको का अर्थ होता है भूभाग, ऑप्शन ए लगा देना है। 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर बोला, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो वज्जी, ठीक ना। वज्जी का एक और नाम है जो कि वज्जी को व्रीजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्रीजी, ठीक ना। तो व्रीजी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है, या वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गण संघ, ऑप्शन बी गण तंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, यानी में से सभी हो जाएगा। बताइए, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में सबसे पहले समझिए, जो वज्जी है ना वो भारत के मतलब प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, कितने महाजनपद? तो 16 महाजनपदों हैं वज्जी। और जो कि वज्जी जो कि छोटे राज्यों को मिला की उत्पत्ति किया गया, वज्जी को छोटे राज्य को मिलाकर उत्पत्ति किया गया। तो छोटे राज्य मिलकर क्या बनता है? गण संघ बनता है। तो ऑप्शन ए लगा देना है गण संघ। गणतंत्र तो होगा नहीं, राजतंत्र तो होगा नहीं, तो इसलिए वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है? गण संघ। समझे बात को? हम समझा देते फिर भी, लेकिन समझाना नहीं, वीडियो समझाते समझाते लंबा हो जाता है, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
तो देखिए वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए जाकर चैप्टर बाय चैप्टर करवाए हैं, उसको बार बार बोल रहे हैं, देखना पड़ेगा, जाकर देखिए। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी ने 1917 में शुरू किया था। और महात्मा गांधी का पहला जो कि सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? वह बिहार से शुरू हुआ था। और बिहार के कहाँ से शुरू हुआ था? तो चंपारण जिले से हुआ था, ठीक ना। तो 8 का ऑप्शन बी। 9 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के क्या चीज़ से बने थे? सोने का, चांदी का, तांबे के, इनमें से ए, बी और सी दोनों को। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने हुए थे, चांदी के भी बने थे और तांबे की बने, लेकिन तांबे का बहुत कम देखा ही नहीं जाता था। लेकिन पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने हुए थे वह चांदी के बने होते थे। तो यहाँ पर 9 का आपको बी लगाना है, सी नहीं लगाना है, बी लगाना है। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, ऑप्शन बी पूरा करेक्ट आंसर बता रहे हैं इस पर। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? गोपुरम, इस पे तो और लगभग 4-5 मिनट ऑब्जेक्टिव ही बताए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव बताए थे 4 से 5 मिनट तक इस पे गोपुरम के। और जो कि गोपुरम इसमें बता देते थोड़ा 10 सेकंड। गोपुरम जो कि मंदिर के गेट पर जो ऐसे करके एक गेट बनाया जाता है, इस पर कलश रहता है, तो गोपुरम जो कि मंदिर के गेट पर बनाया जाता है, ठीक ना। तो गोपुरम का संबंध होता है मंदिर के गेट से, ठीक। तो गोपुरम का संबंध किससे? मंदिर से, व्यापार से, नगर से या गाय से? बताइए। तो ऑप्शन ए लगा देना है, मंदिर से, ठीक ना। उसका चलते हैं 11 नंबर, कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी लगा देना है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 बोल रहा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो यहाँ पे हरिसेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना ऑप्शन सी हरिसेन ने किया था, 12 का सी। 13 नंबर, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में आया था? देखिए बौद्ध का जो कि फोर्थ व्यक्ति थे, जो मतलब बौद्ध धर्म मानने वाले, वह किस शासक के काल में आया था? तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी काला शोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक काल में आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी लगा देना है, कनिष्क के शासनकाल में आया था। 13 का डी लगा देना है। 14 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास जी। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा जो कि कौटिल्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य? तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगा देना है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर, ठीक ना। तो यहाँ पे हम्पी नगर का जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए विजयनगर से संबंधित है हम्पी नगर। 15 का ऑप्शन ए। 16 नंबर, निम्नलिखित में से महिला संत थी कौन? तो महिला कौन संत थी? मीरा, अंडाल, करायकर या इनमें से सभी? देखिए मीरा तो महिला संत थी ही, आप मीरा के बारे में जानते ही होंगे, पर अंडाल और करायकर के बारे में जानते हैं। अंडाल भी थी, करायकर भी थी। अंडाल कहाँ की थी? तो ये तब करायकर भी थी, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मीरा, अंडाल, करायकर सभी हो जाएगा, इनमें से डी लगा देना। 16 का क्या लगाना है? डी लगाना है। इसका एक पहले वीडियो रिकॉर्ड किए थे, वो उसमें आवाज़ फ्री से नहीं हुआ था, शायद मेरा जो मैक है उस मैक का बैटरी के डाउन हो गया, ठीक ना, जिस कारण से आवाज़ जो कि उसमें काफ़ी बाहरी आवाज़ आ गया था। तो उस वीडियो को काफ़ी इस पर और मेहनत करना पड़ गया, काफ़ी मेहनत लग गया। पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, सब कुछ हो गया था, लास्ट में जो कि पता चला मैं मतलब कि आवाज़ ही नहीं है, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, सिद्धू, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। देखिए संथाल विद्रोह का नेता बोल रहा है जो कि सिद्धू और एक और भाई था कान्हू। ये टोटल 4 भाई थे, लेकिन 2 भाई सिद्धू और कान्हू, ये जो कि कान्हू, ठीक ना। तो यहाँ पे सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। तो यहाँ पे कान्हू तो नहीं दिया हुआ, सिद्धू दिया था, इसलिए यहाँ पर सिद्धू लगा देना है। संथाल विद्रोह हुआ था जो कि क्या कहते हैं, कोलकाता के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर ज़िले में, ठीक ना। तो संथाल विद्रोह हुआ था, तो वहाँ उसका जो नेता बने थे सिद्धू और कान्हू, ठीक। तो 17 का डी लगा देना है। दोनों में से सिद्धू रहे या कान्हू रहे, जो भी आएगा टिक लगा देना है। दोनों रहे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन दोनों यहाँ पर सिद्धू कान्हू दिया जाता है, तो यहाँ पर सिद्धू कान्हू लगा देना है। चलते हैं 18 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे या थी? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता प्रमुख कौन था या थी? तो
तो ऑप्शन ए बाजीराव, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी दिलीप सिंह, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता बोल रहा है, तो जो बिहार में 1857 के विद्रोह बताए थे, इस पर भी 4-5 मिनट हम बताए थे, अच्छे तरीके से समझाए थे क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये बिहार में जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, इस पर एक मूवी का नाम भी बताए थे। आप जो मूवी देख लेंगे तो 1857 वाला जो भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप जवाब दे दीजिएगा। या जो कि मंगल पांडे के नाम से बताए थे, जो आमिर खान का एक मूवी आया था मंगल पांडे, तो वह मूवी देखते हैं तो इसमें 1857 के बारे में ही बताया गया है। तो उस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले जो कि स्वतंत्र भारत के पहला विद्रोह करने वाला मंगल पांडे ही थे 1857 में, ठीक ना। पहला विद्रोह हुआ था, संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, उसमें पहला व्यक्ति मंगल पांडे थे। और 1857 का विद्रोह होने का प्रमुख कारण है कि करतूस जानते हैं, जैसे बंदूक राइफल होता है ना, तो इसी तरह करतूस, उस करतूस में गाय के जो चमड़ी होता है और सूअर का जो चमड़ी होता है, उस चमड़ी को दोनों मिलाकर जो उसका करतूस का जो कि मिसाइल तैयार किया जाता था। और उस मिसाइल को मुंह से मतलब जो कि मुंह से ऐसे कर देता था, मतलब कि जैसे पिक्की है ना, उस मुंह से पिक्की को नोच कर और उसमें डालकर और मिसाइल को उसको मिला दिया जाता था, उसको फेंकता था, तो उसमें आग भी आता था। अब बंदूक जैसे चलाते हैं, व्यक्ति मरता भी था और आग लग जाता था, जिसके कारण जलकर मर जाता था, ठीक ना। तो उसमें तो जो मंगल पांडे ब्राह्मण परिवार के थे, ठीक, तो ब्राह्मण परिवार के थे, तो कोई भी अपना हिंदू धर्म में जैसे गाय को नहीं, मतलब कि नहीं कहने का मतलब मांस को नहीं टच कर सकते हैं। तो इसी तरह मुस्लिम जो कि सूअर का मांस, जैसे हिंदू धर्म में भी सूअर मांस नहीं खाता है, लेकिन मुस्लिम भी सूअर मांस नहीं खाता है, तो यहाँ पे सूअर के मांस को भी मिला दिया था। तो दोनों को मतलब काफ़ी हो गया और ये देश में पूरा हर एक कोने में, मतलब सभी कोने में फैल गए थे 1857। और मंगल पांडे ही 1857 का प्रमुख पहला व्यक्ति है मरने वाला, पहला व्यक्ति मंगल पांडे ही मरा था 1857 में, ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसका ये कोने कोने से फैल गया था, और बाकी डिटेल बताए थे, जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। तो बिहार में 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगाना है, कुंवर सिंह थे। बिहार की बात कर रहा है, ये पूरा देश की बात कर रहा है, देश में अलग अलग अवध के कौन थे, तो बिहार के कौन, कानपुर के कौन थे, ऐसे करके, तो ठीक ना। तो ये बिहार के, तो कुंवर सिंह ऑप्शन डी लगा देना है। 19 नंबर अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो अस्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल में लागू किया गया था, बताए थे ना, बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर में, ठीक है ना, अस्थायी बंदोबस्त, जिसका नेता सिद्धू कानू थे। तो अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ऑप्शन सी बंगाल में। चलते हैं 20 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, सीरिया में, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान में। तो अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं किया गया, तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा, ब्रिटेन में नहीं किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, अर्थात जो इब्न बतूता ने यात्रा किया था, जो उसका डायरी भी नोट करते जाता था, ठीक ना। तो वह अपनी यात्रा का जो डायरी में नोट करता था, वह कौन सा भाषा में नोट करता था, कहने का मतलब जो इब्न बतूता यात्रा किया था, वह डायरी में जो नोट करता कौन सा भाषा था, अरबी में, अंग्रेजी में, उर्दू में या फारसी में। तो यहाँ पे जो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा किया था, उसका विवरण जो कि अरबी में नोट करता जाता था, ठीक ना। कहीं का आप लोग फारसी भी लगा देते हैं और कहीं का उर्दू भी लगा देते हैं, नहीं। तो यहाँ पे 21 का करेक्ट आंसर लगा देना आपको अरबी में, ठीक ना। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था अरबी में, 21 का ऑप्शन ए। चलते हैं 22 नंबर, अकबर का सनक्श कौन था, तो अकबर का सनक्श फैजी, मुनिम खां, अब्दुल रहीम या बैरम खां। तो अकबर का सनक्श ऑप्शन डी लगा देना है, बैरम खां था, ठीक ना। तो 22 का ऑप्शन डी। 23 नंबर, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो यहाँ पे मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। यहाँ पर गजनी दिया हुआ है लेकिन गजनवी रहेगा, ठीक ना। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो गजनवी के साथ, ठीक ना, गजनवी रहेगा। यहाँ पर गजनी रहे या गजनवी रहे या मोहम्मद गजनवी रहे, आँख बंद करके लगा देना, ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन चेंज रहेगा लेकिन गजनवी, उसको कॉपी में नोट करते जाइए, बार बार बोल रहे हैं, PDF तो मिलेगा लेकिन कॉपी नोट करना बेहतर है। ऐसे जो अल बरूनी है किसके साथ बात था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ। एक चीज़ और आपको बता दूं, तो जो कि अल बरूनी जो भारत आया था, वह जो कि साथ आया था तो गजनवी, अच्छा ठीक है। अल बरूनी ना जो कि तहकीक ए हिंद, जो कि अल बरूनी का जो कि ठीक ना, उसका पुस्तक है, क्या है, तहकीक ए हिंद पुस्तक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलते हैं 24 नंबर, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था,
तो यहाँ पे कबीर, रैदास, मीरा या गुरु नानक का। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन डी गुरु नानक जी का जो कि तलवंडी में जन्म हुआ था। तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, आईन अकबरी किसने लिखा? तो आईन अकबरी जो कि 5 भागों में विभक्त है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त होता है? तो 5 भागों में, ठीक है। और आईन अकबरी किसने लिखा? तो यहाँ पे अबुल फजल कृत, यहाँ पर कृत भी करके कहीं कहीं दिया रहता है, तो यहाँ पे कृत भी रहेगा। तो यहाँ पे अबुल फजल कृत रहेगा या अबुल फजल लगा देना है। तो आईन अकबरी किसने लिखा? तो ऑप्शन बी अबुल फजल ने लिखा था। 25 का ऑप्शन बी। 26 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं और वहाँ पे कोई अजात शत्रु लगा देते, कोई उदयभद्र लगा देते, कोई बिंबिसार लगा देते। लगाना भी उचित है, वह समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था वह की जो कि उदयभद्र के द्वारा किया गया था। इस पे डिटेल बताए हुए हैं, जाकर पहले चैप्टर वाला देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र के द्वारा। तो यहाँ पर 26 का डी। पहले आप लोगों को शेयर कर देना है, शेयर में कंजूसी नहीं करना है। आप लोगों को भी नहीं बोलेंगे शेयर में कंजूसी करने के लिए, शेयर खुलकर कीजिए। और इस वीडियो का टारगेट 1K अर्थात 1000 व्यूज ही, बस 1000 पहला क्रैश कोर्स का ये आप लोगों को पुराना है। तो ये आप लोग कैसे पुराते हैं पूरा, जो कि कहने का मतलब 1K 1000 व्यूज, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर सभी जगह शेयर कीजिए। और आप लोगों को सभी जो भी इस वीडियो को देखना है देखते हैं, शेयर कीजिए। यदि नहीं शेयर करते तो नहीं देखिए बराबर। मेरा मेहनत है, जब हम आप लोगों की इतना मेहनत करते हैं तो मेरे लिए भी इतना तो ज़रूर 10 सेकंड 15 सेकंड निकाल कर सभी जगह शेयर कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए, ठीक ना, और सभी जगह शेयर कीजिए। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऑप्शन डी हो जाएगा, उदयभद्र के द्वारा किया गया था। 27 नंबर, तंबाकू पर सर्वप्रथम सेवन किस मुगल शासक ने किया था? अर्थात कहने का मतलब जो तंबाकू है उसका सेवन सबसे पहले किस शासक ने किया था? तंबाकू अपने बिहार में खैनी कहा जाता है ना। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने शुरू किया था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर या अकबर? देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अकबर ने। तंबाकू सबसे पहले खाने वाला अर्थात खैनी खाने वाला जो कि अकबर था, ठीक ना। तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। और एक चीज़ और, तंबाकू को सबसे पहले किस शासक ने प्रतिबंध लगाया अर्थात उसको बंद कर दिया? तो जहांगीर ने लगाया, ठीक ना। इसको भी याद कर लीजिएगा, तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो कि सर्वप्रथम किसने शुरू किया था अर्थात किसने खाना शुरू किया था? तो ऑप्शन डी, अकबर ने। चलते हैं 28 नंबर, औरंगजेब ने अपनी यात्रा का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो 28 नंबर, औरंगजेब ने अपनी यात्रा का अंतिम भाग बिताया था। ऑप्शन ए दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में। तो यहाँ पे औरंगजेब ने अपनी यात्रा का अंतिम भाग बिताया था वह यहाँ पे 28 का जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण भारत में, ठीक ना। कहाँ? तो जो कि भारत के बीजापुर और गोलकुंडा में बिताया था, ठीक ना। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के दक्षिण में जो कि बीजापुर और गोलकुंडा में बिताया था। यहाँ पर 28 का ऑप्शन ए। चलते हैं 29 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर था, ठीक ना। भारत का अंतिम मुगल शासक जो कि बहादुर शाह जफर था। तो 29 का यहाँ पर सी लगा देना है। 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती किस में? तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है राष्ट्रपति में, संविधान में, न्यायपालिका में या प्रधानमंत्री में? तो देखिए, संप्रभुता की बात कर रहा है और भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो ये संविधान में निहित है। तो यहाँ पे 30 है, 30 का जो कि बी लगा देना, संविधान में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 31 नंबर बोल रहा है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो यहाँ पे कॉर्नवालिस कोड जो बना था वह 1793 में बना था। कॉर्नवालिस कोड कैसे बना, क्या बना, मतलब किस प्रकार से बना, कहाँ लागू किया गया, तो इसमें डिटेल पूरा जितने भी क्वेश्चन इसमें पढ़ा रहे हैं ना सभी का हम पहले पढ़ा दिए हैं। और उसमें पढ़ाएँ उसमें भी बता दिए थे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट सब इसमें आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे वह देख लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। 2020 का क्रैश कोर्स भी देख लीजिए क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे, लेकिन इस बार हम 2.5 क्वेश्चन दे रहे हैं। और जो कि 2020 में क्रैश कोर्स करवाए थे उसमें ज़्यादा दिए थे और बहुत बेस्ट है। यदि वह भी देख लें तो जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिए, आप ही के लिए फ़ायदा है, बेस्ट रहेगा, जाकर देख लीजिए। और चैप्टर भी देखते हैं तो वह भी बेस्ट रहेगा। देखिए वीडियो को एक बार देखिए, 1000 बार देखिए, लेकिन देखिए और इस वीडियो का क्रैश कोर्स को जो करवाना है उसको रट ही जाना है। बाकी रटिए या ना रटिए, लेकिन क्रैश कोर्स का जो वीडियो था उसको रट ही जाना है,
ठीक ना। तो जो कि कॉर्नवालिस कोड बना हुआ 1793 में बना, तो 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर। 32 में बोला स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 32 का जो है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का सी। 33 नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर और 33 में क्वेश्चन बोला संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? और इस क्वेश्चन पे अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोई स्टूडेंट लगा देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कोई लगा देता है भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे करेक्ट भीमराव अम्बेडकर होगा, ठीक ना, क्योंकि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 34 नंबर संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये संथाल विद्रोह के बारे में बताए थे जो कि सिद्धू कान्हू किया था। और ये 34 कब मतलब कि जो कि संथाल विद्रोह हुआ था ये 1855 को हुआ था, ठीक ना। तो संथाल विद्रोह जो कि 1855 को हुआ था। 34 का क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिलों में होता है, ठीक। उसके बाद 35 नंबर भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो कब हुआ था? तो 1853। और सेकेंड क्वेश्चन भारत में रेलवे की जो रेल चल रहा था वह कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से ठाणे के बीच, इसको भी याद कर लेना है। 36 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी लगा देना। 36 का 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 37 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इसमें विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कोई 1912 लगा देते, कोई 1911 लगा देते। 1911 नहीं है, पर 1911 ऑप्शन में रहेगा तो 1911 लगा देते, कोई 1914 लगा देते हैं। इसमें काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। हम सबसे पहले इसको विकीपीडिया के माध्यम से समझा देते हैं क्या? चलिए समझाते हैं। देखिए विकीपीडिया, क्योंकि एक कन्फ्यूजन आपका रहेगा ना, तो एक कन्फ्यूजन के कारण 10 क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर कीजिए आप लोग, मेन कन्फ्यूजन को दूर करना होता है और यहाँ हम कन्फ्यूजन को दूर करने का काम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बोले ना, एक क्वेश्चन यदि आप कन्फ्यूज रहेगा एक क्वेश्चन और उस कारण से 10 क्वेश्चन कन्फ्यूज हो जाएगा और एग्जाम में भी कन्फ्यूज हो जाएगा और 100% होइएगा ही, ठीक ना। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। तो आपको भी एक क्वेश्चन का कहीं भी एक भी क्वेश्चन यदि कंफ्यूज होता है उसको जल्दी से हमें टाइप करके भेज दीजिए, उसका फ़ोटो खींच कर भेज दीजिए। और उसके लिए कहाँ भेजना होगा? तो इंस्टाग्राम बताए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना। इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम का आपको मदद दिया है। टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है टेलीग्राम पर, जो कि उस पर PDF मिलता है टेलीग्राम। और एक ग्रुप भी बना दिया टेलीग्राम पर जिसमें आप लोग अपना बातचीत कर सके। बातचीत करने का मतलब क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट मिलकर कर सकें, तो उसमें भी आप भेज सकते हैं, ठीक ना। तो वह दोनों फ़ायदे दिए हमें, फेसबुक के लिए भी दिए हैं, जहाँ आपको भेजना है वहाँ भेज दीजिए, लेकिन कन्फ्यूज़न को दूर करना है। एक भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा मुझे याद कर लेना है, ठीक ना, हम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बोले थे, इसमें कन्फ्यूज़न को दूर करना था। देखिए सबसे पहले गेटवे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि भारत के प्रवेश द्वार, जो भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई शहर में। और सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है कि जो कि दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है, ठीक। उसका सबसे मेन बात यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, स्मारक को दिसंबर 1911 में अफोरो बंडल मुंबई में ब्रिटिश के सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था, ठीक ना। तो कब बनाया गया था? तो दिसंबर 1911 में, ठीक ना। दिसंबर 1911 में किसके आगमन में? तो यहाँ पे सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन में बनाया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद कर लेना हम। उसके बाद यहाँ पे शाही की यात्रा के बाद प्रवेश द्वार नहीं बना। उस समय तो बना गया, लेकिन जो उसका प्रवेश द्वार नहीं बनाया गया, किसका क्या नहीं बना? प्रवेश द्वार नहीं बना था। और सम्राट को एक कॉर्डबोर्ड की संरचना के द्वारा बधाई दी गई थी। 16वीं शताब्दी के गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित इस स्मारक की आधारशिला मार्च 1913 में रखी गई थी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज व्हिटेट द्वारा स्मारक का अंतिम डिज़ाइन 1914 में स्वीकृत किया गया। जो उसका जो गेट है उसका अंतिम डिज़ाइन जो कि 1914 में स्वीकृत किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ कि 1924 में इसका निर्माण पूरा कर लिया गया। और उसका जो निर्माण है जो कि उसका ऊंचाई है 26 मीटर अर्थात जो कि 85 फीट है। तो इसको याद कर लें। उसका यहाँ पर देख सकते हैं हम क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे आप पता ही चल गया होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो यहाँ पे अब क्या लगाना है आपको? तो दिसंबर
1911 की जगह यहाँ पर 1912 लगा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन सी लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर देख सकते हैं, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? तो यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी 1773, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1774 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन 74 तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या लगाना है? 1773 लगा देना है, ठीक ना। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। उसका 35 नंबर, 39 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में। 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510। और 40 नंबर क्वेश्चन, जो भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 40 का क्या हो जाएगा? जो कि 1911 में स्थानांतरित हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो कि 1911 में स्थानांतरित हुआ था, ठीक। उसका 41 नंबर, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो यहाँ पे करेक्ट लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंधु घाटी निवासियों को जो कि लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो लौह युग, कांस्य युग, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत सिंह, फैयान, हवेन सांग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था वह है ऑप्शन बी हो जाएगा, फैयान। 44 नंबर, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो कि मेगास्थनीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। 44 ऑप्शन बी। 45 नंबर, अशोक किस वंश का शासक है? तो यहाँ पे जो कि करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नंद वंश कोई लगा देता है, लेकिन नहीं। अशोक किस वंश का शासक है? तो मौर्य वंश का है, ऑप्शन बी लगाना है आपको, ठीक ना। तो अशोक किस वंश का शासक है? ऑप्शन बी, मौर्य वंश का। और 46 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो उस समय के जो देव का भाषा कौन था? देव भाषा, तो संस्कृत। तो संस्कृत जो कि महाभारत उस समय का ही मतलब देव के टाइम में ही, देवता के समय का ही महाभारत है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो उस समय जो कि संस्कृत में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए। 47 नंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो कि जैन धर्म से, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र पहनता अर्थात उजला कपड़ा पहनता और वह चलता भी है तो मोर पंख लेकर चलता है, और जहाँ जहाँ पैर अपना रखता है वहाँ उसको साफ करते हुए जाता है, ताकि वहाँ एक भी चींटी या कोई भी मतलब कि जानवर उसके पैर के नीचे ना आवे, ठीक ना। कीड़ा होता है उसके पैर के नीचे आवे। दिगंबर भी होता है, ये नग्न रहना पसंद करते हैं, और वह चाहते हैं कि नहीं, नग्न ही में मतलब कि जो भी है श्रद्धा है वह भी। तो ये नग्न, तो ये श्वेत वस्त्र, और दोनों में ये महा टकराव हमेशा चलता रहता है, ठीक ना। लेकिन ये दोनों जैन धर्म से हैं, और ये नीचे पर सोना, मतलब दोनों नीचे सोना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 48 त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध है जो कि बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। 49 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया? तो मोहम्मद तुगलक ने जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन जो कि सेट 1 का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसका होमवर्क पर चलेंगे। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का निकोलस कोंटी, जीएस लिविदेव या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कोई स्टूडेंट निकोलस स्टूडेंट याद कर लिए, कोंटी याद कर लिए हैं, तो इसको नहीं याद करना है, जीएस लिविदेव हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो रूस में भारत विद्या का जनक ऑप्शन बी जीएस लिविदेव को हो जाएगा। और ये होमवर्क है, होमवर्क को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और इस होमवर्क का जवाब आपको देना है SW लिख कर, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ABC में देना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोला? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी क्रिप्स, ऑप्शन सी पैथिक लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप अपना बता दीजिएगा, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, या जहाँ भी कोचिंग अपना पढ़ते हैं वहाँ टीचर से जो कि इस क्वेश्चन पर चर्चा कर सकते हैं, और लेकिन गूगल का सहायता नहीं लेना है, और बुक्स से हेल्प ले सकते हैं। तो मिशन, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे बता दीजिएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में SW लिखकर जो भी AB होगा, जो भी होगा बता दीजिएगा, ठीक। और इसका क्रैश कोर्स या कैसा लगा पार्ट 1 दुआ में भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे इसका PDF टेलीग्राम पर ले सकते हैं, टेलीग्राम पर MCQ क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, तो इसमें ज़रूर आप लोग शामिल होइए। उसका ट्रिक्स इस पर देते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए, और टेलीग्राम पर ज़रूर शामिल हो जाइए। इस पर सभी जो कि इंपॉर्टेंट PDF डालते रहते हैं, और बाकी सभी जो भी पढ़ाते हैं इस पर चैनल पर उसका PDF टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स 2020 करवाए थे, इस पर वीडियो भी रखा हुआ है, लिंक उसका, और PDF भी रखा हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं।
सकते हैं, इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, फेसबुक और बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं। तो इस तीनों आप ही के लिए बनाया गया, तीनों पर जरूर जाइए, ट्विटर को फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए चलेगा। और इस वीडियो को प्लीज़ सभी जगह ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, खुलकर शेयर करना है। जितने भी मतलब कि इस पर विद्यार्थी देखते हैं सभी शेयर कीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।